नमस्कार। 30-30 स्टेप में आपका स्वागत है। 80-85 दिनों के देर के बाद आपसे फिर मिलने का मौका मिल रहा है और आपने देखा होगा कि थोड़ी ठंड बढ़ गई है, जैकेट आ गई, टोपा भी चढ़ गया, बाल उतने ही हैं। ठंड के कारण थोड़ा सा प्रोटेक्शन की जरूरत है सर को। सो बहुत 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 स्वागत है। बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ 85 दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे कब आपके साथ वापस जुड़ने का मौका मिलेगा। 30-30 स्टेम पाठ्यक्रम की गणित और विज्ञान में जिंदगी का तड़का। एंड इन सीजन 1 व्हाट वी डिड, मेरा नाम मनीष जैन है और मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से बोल रहा हूँ। मेरा नाम मनीष जैन है और मैं आईआईटी गांधीनगर से बोल रहा हूँ, साबरमती के किनारे, जहां पर ये आईआईटी है ऑफ कोर्स, और ये छोटी सी लैब है जिसका नाम है सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, जहां पर हम सिर्फ ऐसा ही काम करते हैं और ऐसी खिलौने बनाते हैं और ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे दिमाग की बत्ती जल जाए, विषय में रुचि हो जाए और आपको विषय से लगाव हो जाए। और उसी सिलसिले में सीजन 1 में बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ मैं अगर आपको उसके सीजन 1 की अगर 2 मिनट की तस्वीरें दिखाऊं तो 13 हम लोगों ने एपिसोड करे। ऑफ कोर्स एक एपिसोड 0 था, 14 मान सकते हैं। 4 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा, 80 लाख लोगों के साथ जुड़ा हुआ, 10 लाख लोगों के कमेंट्स आए, 2.5 करोड़ लगभग मिनट लोगों ने इसके ऊपर कह सकते हैं खराब कर दिए, व्यर्थ कर दिए। वो आपको निश्चित करना है क्या हुआ। और 60,000 लोगों ने होमवर्क्स डालकर भेजे जिसमें लोगों ने कहा कि हमारी आंखों की नींद और दिन का चैन ये होमवर्क उड़ा देते थे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सीजन 1 ऑल ऑफ यू। बाकी लोग जो देश भर से जुड़े हुए हैं उनका बहुत 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 स्वागत है। 30-30 स्टेप आईआईटी गांधीनगर सीसीएल। और गोल सिर्फ इतना ही है कि किसी तरह से हमको ये पाठ्यक्रम की खिचड़ी में मजा आने लग जाए और उसके साइड में अगर ऐसा कह सकते हैं कि जो चटनी, पापड़, मसाला, ये सब चीजें हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। जिंदगी के आसपास की जुड़ी हुई चीजों में गणित और विज्ञान ढूंढकर कोशिश करेंगे ताकि आपके विषय से लगाव हो जाए और आंखों में वो खोई हुई चमक वापस आए। और अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं कोई कहूं उद्देश्य है तो वो शिक्षा और शिक्षकों की खोई हुई गरिमा वो वापस लौट आए। और उसी को लेकर आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम क्रिकेट के ऊपर बात करने वाले हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो भारत की कह सकते हैं जान है। कुछ लोग इसको अलग अलग नाम देते हैं। हमारी जान है, हमारी जिंदगी है, हमारा मजहब है, सब कुछ है। क्रिकेट एक खेल है जो पूरे भारत को जोड़ता है और हमारी जिंदगी को इस तरह जोड़ लेता है कि सारे इमोशंस, फीलिंग सब उसमें जुड़ जाती हैं। और इसके क्रिकेट को लेकर, और ऑफ कोर्स आजकल तो क्रिकेट का माहौल भी बहुत गर्म है। हाल ही में भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया गई और वहां पर यंग खिलाड़ियों ने, मोहम्मद सिराज और पंत, और जिनके नाम मैंने एक्चुअली क्रिकेट पहले मैं बचपन में, अब तो समय हो गया, बचपन में बहुत देखते थे। जब क्रिकेट होता था तो स्कूल से छुट्टी हो जाती थी, कर लेते थे, स्कूल खाली हो जाता था। लेकिन वो जमाना और था, वो सहवाग और तेंदुलकर का जमाना था, वो मोंगिया का जमाना था। अब जमाना थोड़ा सा बदल गया है, अब हम फॉलो नहीं करते। बीच बीच में क्रिकेट में गड़बड़ियां भी हुई तो हमारा मन थोड़ा सा उचट गया। लेकिन वापस से क्रिकेट एक खेल है जिसने पूरे देश को बांधा हुआ है। और कई बार मुझे ये लगता है कि क्रिकेट और बॉलीवुड का जैसा दर्जा है, कहीं अगर वो शिक्षा और शिक्षकों को मिल जाए तब मैं कह सकता हूँ कि ये 30-30 स्टेम अगर जो है उसका, और अगर मैं एक चित्र में अगर आपको ये दिखाना चाहूं तो मैं ये चाहता हूं ऐसा हो कि बॉलीवुड और क्रिकेट नंबर 1 और नंबर 2, टीचर्स एंड शिक्षा सबसे ऊपर नंबर 1, ये अगर हो जाए, ऐसा होने लगे, ऐसा हमारे समाज में बन जाए, तब हम ये कह पाएंगे कि 30-30 स्टेम का थोड़ा सा फायदा हुआ। ऐसा प्रोग्राम जो गणित और विज्ञान की जिंदगी के पाठ्यक्रम में जिंदगी का तड़का लगा दे, आंखों में खोई हुई चमक वापस ले। अगर आप जिंदगी में गणित और विज्ञान के घायल हैं तो किस तरह से आसपास की खोई हुई गणित में हम आज इसी तरह की चीजों में हम बॉल के अंदर वो देखेंगे। और किस तरह से, जो आपका पहला सवाल है, बहुत सारे लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब देखा, वो बातें देखेंगे कि सर रविंद्र जडेजा हमारे लैब में, जो जय ठक्कर है वो काफी बड़े फैन है, गुजरात के हैं इसलिए बहुत बड़े फैन है रविंद्र जडेजा के। और रविंद्र जडेजा जिन्होंने कॉलेज में गणित नहीं पढ़ी लेकिन ट्रिग्नोमेट्री सबसे अच्छी कैसे कर पाते हैं, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। किस तरह से बॉल का जब बैट पर कॉन्टैक्ट होता है तो कितना फोर्स हमारी बाजुओं को लगता है। धोनी का जब रॉकेट शॉट जाता है तो सच में उसमें कुछ रॉकेट है कि नहीं, इन सब चीजों के ऊपर आज लंबे से चर्चा होगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसके पीछे हमने बहुत जो रिसर्च करी उसका जिनका योगदान है, हमारे साथी आशुतोष, जिन्होंने
नासा के भारतीय मूल के साइंटिस्ट रविंद्र मेहता, डॉक्टर रविंद्र मेहता के साथ बात करके बहुत सुंदर तथ्य खोजे बॉलिंग और स्विंग के बारे में। और यही रविंद्र मेहता जिन्होंने इमरान खान को पहली बार रिवर्स स्विंग के बारे में समझाया कि इसके पीछे की गणित और विज्ञान क्या है। आज हम उसी चीजों का खुलासा करेंगे। देखते रहिए और जुड़े रहिए। ये गेंद भी बताएंगे कि किस तरह से अगर आप लोगों को स्विंग नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की गेंद से किस तरह से आप सुंदर स्विंग, नॉर्मल स्विंग, रिवर्स स्विंग, इवन कॉन्ट्रास्ट स्विंग, सारी तरह की स्विंग करना आपको बताएंगे। जुड़े रहिएगा। सो बहुत 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 स्वागत है आप सभी का। मैं एट द ऑनसेट आई वांट टू आल्सो थैंक माय डियर यू नो ऑफ कोर्स CBSE फॉर हेल्पिंग अस, MHRD फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव, ऑल द स्टेट्स हु हैव जॉइंड, एंड ऑफ कोर्स माय डियर फ्रेंड लोकेश जाटव, जिनके इंस्पिरेशन के कारण हमने ये क्रिकेट का एपिसोड और क्रिकेट के पीछे की रिसर्च चालू करी और उसी से जुड़ी हुई हम और चीजें भी करने वाले हैं। इनफैक्ट हम स्पोर्ट्स को लेकर एक स्टेम का प्रोग्राम लोकेश की इंस्पिरेशन से बनाने वाले हैं। वी विल ट्राई टू सी इफ वी कैन गेट मोर सच एपिसोड्स। क्रिकेट ही क्यों, क्रिकेट एक साधारण खेल है, और भी बहुत सारे भारत में खेल है। ऊंची कूद, लंबी दौड़, जिसमें पीटी उषा ने पहली बार 1984 में मेडल जीतते जीतते बच गई। 0.01 सेकंड से क्यों हुआ, इसके पीछे अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसके ऊपर भी एक हम करने वाले हैं एपिसोड। सो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज सेंड दिस मैसेज अक्रॉस टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू कम एंड ज्वाइन 30-30 STEM, जहां पर वी ट्राई टू अनलॉक द ब्यूटी, मिस्ट्री एंड मैजिक ऑफ साइंस दैट इज ऑल अराउंड अस। सो क्रिकेट के ऊपर चर्चा करते हैं। क्रिकेट जैसा मैं कह रहा था हमारे देश को बांध कर रखता है। और सबसे पहले अगर मैं क्रिकेट को के बारे में बताना चाहूं या क्रिकेट के बारे में बताना चाहूं तो एक सुंदर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने ये क्रिकेट हमारे यहाँ पर लाकर छोड़ा। और ऑफ कोर्स समय बदलता रहता है, क्रिकेट बदलता रहता है। एक जमाने में क्रिकेट किस तरह का हुआ करता था वो मैं आपको दिखाता हूं, पर उसके पहले सबसे पहला आपका पास सवाल आ रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर। ये आपकी स्क्रीन पर ये जो बैट दिखाई दे रहे हैं, आपको ये बताना है ये किस खेल के बैट हैं। और ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, विच ऑफ दीज इज अ क्रिकेट बैट? ए, ये तो पता नहीं क्या है। बी, ये तो हॉकी की डंडी है। सी, मुझे लग रहा है ये कोई पीटने का वो है, हथौड़ा, यू नो कपड़े धोने का हथौड़ा। और चौथा बैट जैसा लगता है। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा क्रिकेट का बैट है। आपको करना क्या है, itempool.com/ccl/live, itempool.com/ccl/live, वहां पर जाएंगे तो आप सभी उत्तर दे सकते हैं। itempool.com/ccl/live, वो स्क्रीन पर ऊपर आपको जो लिंक दे रहा है वहां पर जाएं। वहां पर एक्चुअली आप अपना एपिसोड भी देख सकते हैं। और ये एक्चुअली ये स्क्रीन जो है विजिबल नहीं है, तो मुझे शायद स्क्रीन भी आप लोगों को बीच में दिखा देता हूं। ये वाली स्क्रीन है, ये इसमें ए ये है, बी ये है, सी और डी। ABCD में से कौन सा क्रिकेट का बल्ला है? चलिए उत्तर देख लेते हैं। इनफैक्ट उत्तर इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये चारों ही बल्ले क्रिकेट के हैं। और हमने आपको इसलिए दिखाने की कोशिश करी कि समय के साथ क्रिकेट बदलता है। आज की तारीख में कुछ लोगों ने, सबने, ज्यादातर लोगों ने डी उत्तर दिया नहीं, लेकिन जितना डी उत्तर है उतना ही ए भी उत्तर है, उतना ही बी भी है, उतना भी सी भी है। बहुत पहले के एक जमाने में जब क्रिकेट चालू हुआ तो कुछ तरीके के बल्ले होते थे, बाद में बल्लों के शेप बदलती रही। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इस तरह के बल्ले हुआ करते थे। यहां से चालू हुआ बल्ला, ये हॉकी जैसा, क्योंकि जमीन पे लेट के बॉल आती थी और फिर क्रमशः इस तरह से बढ़ता बढ़ता आज का ये बल्ला है। हो सकता है कल आप अपना नया बल्ला बना लें। इनफैक्ट मैं तो ये चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद नया गेम चालू हो जाए। पहले जब क्रिकेट होता था वो कुछ इस तरीके का होता था। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। दिस इज हाउ क्रिकेट यूज्ड टू हैपन अर्लियर। The idea is much the same as cricket. और ऑफ कोर्स महिलाएं खेल रही हैं। The disc that serves as a wicket and the batsman keeping her off. And she must be most careful to stay at arm's length. एक हाथ की दूरी पर बल्ला रखा, गेंद उछाली, फुल टॉस बॉल मार दिया, कैच आउट। A fine bit of fielding that will make her the pride of the school. Rah rah. That's the umpire. और ये दूसरी तरह का क्रिकेट है। Spring trap releases the ball. स्प्रिंग से बॉल को उछाला और टीटी जैसे बैकेट को मार दिया और वापस से धक्का दिया। और अगर इस गोल चीज पर लग गई तो आउट, वरना एक रन। And between posts 13 feet 6 apart. ये है कुछ 100 साल पुराना क्रिकेट। The umpire jumps to it and that's one for the fielder.
दिस इज क्रिकेट ऑफ ओल्डन टाइम्स। बहुत समय पहले इस तरह का क्रिकेट हुआ करता होगा, अब क्रिकेट बदल गया है, अब अलग है, अब हमारे रूल्स अलग है, अब T20 हो गया। और मुझसे मुझे याद आया T20, और मैं उसके जुड़ी हुई एक दो बातें और भी बताना चाहूंगा। T20 को सोचकर हमने कहा T20 क्रिकेट होता है तो हम T20 में टी फॉर टॉयज कर दें। तो आपके सामने एक नई सीरीज भी लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम कहेंगे T20 20 खिलौने, नायाब खिलौने जो हम लोगों ने बनाए हैं। नेशनल टॉय फेयर भी होने वाला है, तो उसी से जुड़ा हुआ हमारे मन में ख्याल है कि हम अपनी T20 करते हैं। इनफैक्ट सबसे अच्छा जो हमें फीडबैक सीजन 1 में मिला वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। किसी ने ये लिखा कि मैं क्रिकेट का हार्डकोर फैन था लेकिन 30-30 इज मोर एक्साइटिंग देन 2020। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट फीडबैक। 30-30 स्टैम्प में काफी लोगों के बहुत इंटरेस्टिंग फीडबैक भी आए, और ये मैं स्पेशली बताना चाहूंगा। ये जिन्होंने ललिता जी ने, चोटानी ने ये फीडबैक भेजा, उदाहरण होता है क्रिएटिविटी का जब समझ आए ज्ञान की सही परिभाषा और नजरिया बदल जाए और फिर हो जाए लव मैरिज फील्ड से, यानी जो हमारा विषय है उससे। 30-30 स्टैम्प के सीजन 2 का बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इतने सारे जो आपके मैसेजेस आए उनका बहुत 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 धन्यवाद। और विष्णु बैंगलोर से ये लिखते हैं कि मेरी टीचर ने मुझे CCL IIT-GN के बारे में बताया और मैं अनफॉर्चुनेटली बाद में बताया, टीचर ने लेट बताया तो इसलिए वो देख नहीं पाए, इसलिए सीजन 2 वो चाहते हैं कि हम फिर से करें। वो चाहते हैं कि सीजन 2 वापस से करें ताकि वो लाइव देख पाएं। तो आप सभी लोगों से मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज अपने टीचर्स अपने सभी बच्चों को जोड़ पाए ताकि आप सभी लोग लाइव ये प्रोग्राम देखने का मजा कर पाए। हम भी लाइव के कारण थोड़ी सी उत्कंठा रहती है मन में कि किस तरह से लाइव करेंगे। लाइव के समय में कुछ गड़बड़ हो जाती है, होपफुली बत्ती चलती रहेगी, इंटरनेट चलता रहेगा, कोई चीज बोलना चाहते हैं भूल जाते हैं, कुछ होता है, बट एक जो जुड़ाव आप लोगों के साथ हो जाता है वो पूरी ऊर्जा देता रहता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। और क्रिकेट में जैसे मैं आपको बता रहा था, और हाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चित्र तब तक आप सोचते रहिए, जिसने भी ये बता दिया ये कौन है, कौन क्रिकेटर है और क्या इनका नाम है और हम लोग क्यों नहीं इनके बारे में जानते हैं, उनको हम लोग अपनी तरफ से कोई ना कोई नाम देने की कोशिश करेंगे। चैट में लिखकर भेजिए या हमको ईमेल करिए कौन है ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के हिसाब से, हमारे आशुतोष भाई के हिसाब से और मेरे हिसाब से भी मुझे लगता है ये भारत के कहीं ना खोए हुए सितारे, लेकिन वन ऑफ द बेस्टेस्ट bowlers of India who we have completely forgotten about. So we will also, if we have time, tell you his story. क्रिकेट के बारे में इसका विज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आर्ट भी है, लेकिन इसके बारे में हम कितनी चर्चा कर पाएंगे वो देखते हैं, और जो रह जाएगी उसके लिए बाद में आप लोग ईमेल भेजिए या करने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब सबसे पहले देखते हैं ये धोनी का सबसे पहले देखते हैं और इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। और आपसे ये सवाल भी हमारा रहेगा कि ये जो गेंद गई, ये चलिए मैं चालू कर देता हूं, और ये जो गेंद गई ये देखिए, चलिए, ओह ये तो मुझे फिर से चालू करना पड़ेगा, आईपैड में ले जाते हैं, और ये रहा That's the winning runs. Mahendra Singh Dhoni. सवाल आपसे कुछ और है। सवाल ये है, आपने वो तो देखा ऑफकोर्स, काफी कुछ लोगों को, जिन लोगों को अभी कितने साल से कम नहीं है, 6-7 साल के अगर बच्चे हैं तो उनको नहीं पता, लेकिन उसके पहले ये छक्का वही था जिसने भारत को वर्ल्ड कप जिताया था। और सवाल आपका ये है कि ये जो बॉल ने शेप ली, ये जो बॉल उड़ के बल्ले के, धोनी के बल्ले से लगकर गई और सीधे स्टैंड में पहुंच गई और छक्का लग गया, श्रीलंका को हरा दिया। शायद श्रीलंका को ही हराया था, मुझे याद नहीं है, उस समय हमने देखा था ऑफकोर्स ये मैच। छक्का मारा और स्टैंड में गई और बॉल को सीधा, ये बल्ले ने जो शेप ली, इस शेप को क्या कहते हैं? और अगर 30-30 स्टैम्प का अगर एपिसोड हमारा ये कामयाब रहा तो हम ये चाहेंगे कि आप सभी को ये जरूर लग जाए कि जैसे ही बल्ले से बॉल लगती है तो हमेशा जो वो शेप लेती है वो पैराबोला है, उसको पैराबोला बोलते हैं। और पैराबोला की क्या परिभाषा है वो मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करूंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग गणित है। जब मैंने ये पहली बार, ऑफ कोर्स काफी समय पहले पढ़ा था, जब ये पढ़ा तो एकदम मजा आ गया। पैराबोला एकदम जो छक्का लगता है, बैट से लगा और सीधे जो छक्का गया। और पैराबोला की खासियत क्या है? खासियत सिर्फ ये है, वो जो मैं आपकी अगर स्क्रीन में डालकर बताना चाहूं कि लेट मी टेक यू टू आईपैड। और ये जो धोनी की बैट से ये लगकर यहां पर ये जो छक्का, ये धोनी की बॉल गई, इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट, ये सबसे ऊपर जो बॉल गई यहां तक का पॉइंट है, और यहां से
हर सेकंड में, ये कितने सेकंड्स हैं, ये 1 2 3 सेकंड में दूरी में गई, हर सेकंड में जो गेंद डिस्टेंस वर्टिकल ट्रैवल करती है वो पिछले डिस्टेंस के अनुपात में फिक्स्ड अमाउंट ज्यादा है। इन अदर वर्ड्स, अगर पहले सेकंड में गेंद 5 मीटर गिरी, अगर नहीं, 100%, दिस इज द बेस्ट थिंग, चाहे धोनी कैसा भी छक्का मारे, स्कायर मारे, विच मींस बिल्कुल 90 डिग्री पर मार दिया, ऑफ कोर्स मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बॉल गई सीधे सर पे टन बोलेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, हेलमेट पहना होना चाहिए। नो, बट अज्यूमिंग व्हाटएवर एंगल धोनी हिट्स द शॉट एट, किसी भी एंगल पर माने, सबसे ऊपर जब गेंद पहुंचेगी तो पहले सेकंड में 5 मीटर ही गिरती है, दूसरे सेकंड में 15 ही गिरेगी, तीसरे में 25 ही गिरेगी, चौथे में 35 ही गिरेगी, पांचवें में 45 ही गिरेगी, गारंटी है। नो मैटर वेयर यू प्ले, ऑफ कोर्स इफ यू प्ले ऑन द ऑन मून तब तो अलग होगा, 1/6 गिरेगी वहां पर, क्योंकि मून की ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी की 1/6 है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप स्पेस में खेलना चालू करें, धोनी ने बॉल पे छक्का मारा तो कभी वापस ही नहीं आए बॉल, वापस तो इसलिए आ जाती है क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण है। और निश्चित रूप से जब गेंद गिरती है तो स्क्वायर में गिरती है, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इज इन द स्क्वायर। सो पहले मैं इसको अगर आपको इसमें दिखाना चाहूं तो पहले यहां पर 5 मीटर गिरेगी, दूसरे सेकंड में 15 गिरेगी, तीसरे में 25 गिरेगी, 10 10 10 10 बढ़ता जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कांस्टेंट है। जितना एक सेकंड में आगे गई उतना ही दूसरे में आगे गई, उतना तीसरे में आ गई। इसी को पैराबोला बोलते हैं। ये पैराबोला की डेफिनेशन है। अब कल्पना करिए जब हम पैराबोला पढ़ाना चालू करें और एक क्रिकेट बॉल का उदाहरण ले लें तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। Horizontal distance remains constant. Vertical changes by constant amount every unit. And the amount of total distance fall is always square. मतलब अगर मैं पहले सेकंड में ये 5 गिरी तो दूसरे सेकंड में 20 गिरेगी और तीसरे सेकंड में 45 गिरेगी और चौथे सेकंड में अगर इसमें और 45 में 35 जोड़ दें तो 80 देगी। ये सारे नंबर जो आप आ रहे हैं ये स्क्वायर नंबर के मल्टीपल हैं, स्क्वायर नंबर्स। ये हमारी पैराबोला की परिभाषा है। अगली बार जब हम y बराबर x स्क्वायर या ऐसी कुछ चीज पढ़ने की कोशिश करें तो ये ध्यान में रखें, नो मैटर व्हाट एंगल धोनी हिट्स द शॉट एट, नो मैटर हुएवर हिट्स द शॉट, धोनी दिस दैट व्हाटएवर, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से कैसे भी मारे पैराबोला ही जाएगी। और पैराबोला भी ऐसा जाएगी कि हर सेकंड में जो वर्टिकल डिस्टेंस गिरेगा वो कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज होगा, इनफैक्ट कांस्टेंट ही रहेगा। पहले सेकंड में 5 मीटर ही गिरेगी, दूसरे में 15 ही गिरेगी, तीसरे में 25 ही गिरेगी, गारंटी है। क्यों? क्योंकि आप धरती पर खेल रहे हैं। और अगर आप ये वाला वीडियो भी देखना चाहें, एक वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देखिए और ये वापस से फिर से दिखाता हूं। और ये 90 मीटर का ये जो छक्का था, आपको इसमें इनफैक्ट ये होमवर्क में भी आपको देख सकते हैं, जो इसमें जो आपको ये छक्का दिखा, इनफैक्ट हमारा सिर्फ सोच यहां पर सिर्फ यही है कि ये मैं अगर सारी चीजें उड़ा दूं, एक सेकंड में को ये क्लीन कर देता हूं पहले। अगली बार और ये अगर मुझे ये पूरी दूरी पता है, अगर मुझे ये दूरी पता है, ये वाली दूरी मेरी 90 मीटर की है, तो मैं ये बता सकता हूं कि ये ऊंचाई कितनी है। बहुत सिंपल हो जाएगा अगर मुझे पता है कि कितने सेकंड में गई। पूरे सेकंड अगर दूरी गेंद हमारी 6 सेकंड में रही तो इतनी दूरी उसने 3 सेकंड में कवर करी, और 3 सेकंड में कवर करी तो पहले में 5 मीटर ही गई होगी, दूसरे में 15 मीटर ही गई होगी और तीसरे में 25 मीटर गई होगी। यानी ये ऊंचाई निश्चित रूप से 25 और 15 40 और 4 45। अगर हमारी गेंद 3 मिनट हवा में 6 सेकंड हवा में रही तो आधे सेकंड का टाइम अगर हम उसको आधा कर ले तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से बता सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर गई। एंड द फैक्ट इज दैट ऊंचाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट ओनली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम। कितने सेकंड बॉल में हवा रही उसको गिन कर हम बता सकते हैं कि गेंद कितनी ऊंची गई होगी। बस इतना ही करना है। गेंद कितनी ऊंची गई हमें पता होना चाहिए, सिर्फ टाइम ही है, और हमेशा पैराबोला में जाएंगी। इसलिए अगली बार जब आप क्रिकेट में वैगन व्हील देखें तो नजर आपकी बदल जाए। अब आपको वो वैगन व्हील और धोनी का छक्का नहीं, अब आपको पैराबोला नजर आने लगे। अब आपको ये दिखने लगे कि निश्चित अमाउंट से वो बढ़ती है। एंड सम ऑफ आप इसमें ये भी देख लेंगे, सम ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज अ स्क्वायर नंबर। ये सब चीजें आपको दिखने लग जाएंगी। अगली बार आपके नजर बदल जाएगी पैराबोला को देखने की। एंड दैट इज द गोल।
अगली बार आपको क्रिकेट दूसरे नजरिए से देखने लगेंगे। इनफैक्ट इससे जुड़ा हुआ ये भी खेल है। चलिए, धोनी का आपने छक्का देखा और ये रहा रॉकेट शॉट। कहां गया धोनी का रॉकेट शॉट? लेट अस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, देखिए। इनफैक्ट उसके जाने से पहले मैं एक और चीज आपको दिखा देता हूं, और ये दूसरा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल ये है कि जब आपने धोनी का ये जो भी बोलते हैं छक्का मारा और कहते हैं कि भैया छक्का मारना है, तो सबसे किस एंगल पर बॉट से बॉल को मारे ताकि सबसे ज्यादा दूर हमारी बॉल जाए? अगर आपने 90 डिग्री पे मारी तो जैसे मैं बोल रहा था सर पे आके टन बोल जाएगी। तो आपको क्या करना है, किस एंगल पर हम अपने बैट से बॉल को मारें कि दूरी बॉल सबसे ज्यादा दूर जाए, ये आपका दूसरा सवाल है। और ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। एट व्हाट एंगल शुड यू हिट द बॉल सो दैट इट गोज डाउन द फारदेस्ट? 45 डिग्री, ग्रेटर देन 45, लेस देन 45, या ये बहुत है, बढ़िया है लास्ट वाला। अगर धोनी मारेगा तो किसी भी हाल में किसी भी एंगल पर दूरी जाएगी, छक्का ही लगेगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अगर धोनी ने बिल्कुल 90 डिग्री पे मारी तो उनकी चांद भी बिल्कुल गोला हो जाएगा, घुमड़ी बन जाएगी चांद में। ऐसा नहीं है जिन्होंने भी ये उत्तर लिखे हैं, गलत उत्तर लिखे हैं। धोनी भी 90 पे मारेंगे तो उनकी भी गड़बड़ होगी। बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं। सभी लोग itempool.com/ccl/live पर जाकर अपने उत्तर दें। मेरा चेहरा दिख रहा है? हाँ ठीक है, मैं इसके पीछे छुप तो दे रहा हूँ। हाँ, मैं एक और चीज भी बताना चाह रहा था कि इस बार हम ये भी सोच रहे हैं कि हर बार आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड तो हमारा एक फिक्स्ड चीज पर होता है, पर हर बार एक नया इंटरेस्टिंग खिलौना दिखाने की कोशिश करेंगे और होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ आपको मेरा भारत महान ये दिखाएंगे जब समय मिलेगा, लास्ट में 2 मिनट में ये दिखाने, हर एपिसोड में इंटरेस्टिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल खिलौना दिखाने। चलिए उत्तर देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग itempool.com/ccl/live पर जाकर अपने उत्तर समझ रहे। और उत्तर है, ज्यादातर लोगों ने जो उत्तर दिया वो गलत है। सभी लोगों ने बोला 45 पर डालना है, और कुछ लोगों ने बोला ऑफ कोर्स 45 से ज्यादा, कुछ ने कम, और डी बहुत सारे 11 लोगों ने उत्तर धोनी के काफी फेयर है। मुझे लगता है झारखंड वाले हैं ये, जितने भी 11 लोग हैं वो रांची के हैं, नहीं कहीं के भी हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आजकल तो धोनी के प्रेमी सबसे ज्यादा चेन्नई में बैठे हैं। सो आई हैव नो आइडिया, बट ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर्स, एंड आई होप जिस तरह से धोनी पूरे देश में प्रसिद्ध है, उसी तरह से हमारे शिक्षक आपके गली और मोहल्लों में अगली बार जब प्रोग्राम हो और उत्सव हो, उसमें बाहर से बॉलीवुड और क्रिकेट के हीरो को बुलाने की जगह लोकल टीचर अगर आकर वहां पर इतने फेमस हो जाएं, आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। किसी भी देश की और समाज की अगर मैं चाहूं कि उसकी इंडिकेटर या बेंचमार्क निकालूं, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वहां के शिक्षक, जिस देश और समाज के शिक्षक सबसे उत्कृष्ट है, बाकी कोई आंकड़े देखने की जरूरत ही नहीं है। गरीबी, अमीरी, ऊंचाई, नीचाई, हेल्थ, दिस दैट व्हाटएवर, एवरीथिंग इन माय ओपिनियन, ऑफ कोर्स मेरा ओपिनियन है, इज डिक्टेटेड बाय द काइंड ऑफ टीचर्स दैट वी हैव, द काइंड ऑफ जज्बा हमारे टीचर्स में जो है वो निर्धारित कर देगा। तो अगली बार आपके शहर में, गली में अगर कोई भी फंक्शन हो, तो आपके लोकल टीचर वहां पर आकर वो बने, क्या कहते हैं, जो क्या होता है, चीफ गेस्ट, पेइंग गेस्ट, नहीं सॉरी, चीफ गेस्ट। चलिए, तो 45 डिग्री की बात चल रही थी। 45 डिग्री की बात क्या थी, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। काफी लोगों ने ये कहा, काफी लोगों को ये लगा कि 45 डिग्री, इनफैक्ट मैंने खुद जब 11वीं में, कि जिन लोगों ने एसएल लोनी नहीं पढ़ी हो उठाकर पढ़ी, सुंदर किताब है, 1850 में लिखी गई, ट्रिग्नोमेट्री की। कुछ बच्चों ने अगर 11वीं में पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो पढ़िए, अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी थी 11वीं में, बढ़िया किताब है। उसमें तो यही प्रूव करके दिखाया गया कि जब गेंद को 45 डिग्री पे मारेंगे तो सबसे ज्यादा दूर जाएगी, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 45। पर उसमें भाई साहब ये छोड़ दिया आपने कि गेंद में जब हवा में जाती है तो हवा का घर्षण है, और उसके कारण that घर्षण इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टाइम द बॉल स्टेज इन द एयर। तो ज्यादा देर रहेगी तो ज्यादा घर्षण होगा, इसलिए बॉल को कम देर अगर हवा में रखे तो 45 से कम 43, लगभग 43। तो अगली बार जब आप बाउंड्री लाइन से छक्का मारे, बाउंड्री लाइन से जब फेंके सीधे मोंगिया के हाथ में, देखिए मैं मोंगिया बोलता हूं, आजकल पंत नहीं बोलता, नए जमाने के लोग पंत बोलेंगे, हमारे जमाने के लोग मोंगिया करेंगे। तो अगली बार जब आप बाउंड्री लाइन से मोंगिया के ग्लव्स में कैच फेंके तो 43 डिग्री पर फेंकिए। और जब जो लोग एंड इससे जुड़ी हुई एक और भी कहानी मैं सुनाना चाह रहा था, बिकॉज बड़ी सुंदर, रोचक कह सकते हैं, गणित कहिए या विज्ञान कहिए, और ये फोटो मैं आपको दिखा दूं। ये बहुत पुरानी बंदूक कह सकते हैं, तोप है, इसका नाम है बिग बर्था, और पेरिस गन भी बोलते थे, बिग बर्था या पेरिस गन। जर्मनी ने 1918 में प्रथम महायुद्ध में ये बंदूक बनाई थी। इसकी मजल की ऊंचाई 30 मीटर है और ये 120 किलोमीटर तक गोला दाग देती है। 120 किलोमीटर।
और इसका ये उन लोगों को पता करना था कि भाई कितनी दूर डालें तो गोला जाता है। जैसे गोला डालने की मैं आपको अगर ये बताऊं, जो हवा की बात हो रही थी वो ये है, ये हवा की। अगर हमारी बंदूक की किसी बुलेट की स्पीड यहां पर 45 डिग्री पर डालें और हवा ना हो तो 40 किलोमीटर दूर तक जाएगी, और बिकॉज हवा होती है तो सिर्फ 4 किलोमीटर दूर जाती है। इतनी सारी हवा का घर्षण है। इफ यू फायर अ गन इन विदाउट एटमॉस्फेयर, मतलब वैक्यूम में अगर बंदूक चलाएं तो वो 40 किलोमीटर दूर तक जाएगी, 10 किलोमीटर ऊपर जाएगी, लेकिन हवा के कारण सिर्फ 4 किलोमीटर दूर तक जाती है। तो इसके कारण ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया था जब दूसरी बंदूक चली थी, तो उन्होंने ये पूछा कि भाई कितने एंगल पर इसका गोला रखें, ये एंगल कितना हो ताकि सबसे ज्यादा दूर जाए, ये कितना एंगल हो। तो सबने जिन्होंने पढ़ाई करी थी उन्होंने बोला 45 डिग्री, और 45 डिग्री नहीं है, उत्तर है 51। इनफैक्ट यू कैन सी दैट इन दिस पिक्चर। जब ये 45 डिग्री वाला है, और ये मैं बड़ा कर देता हूं, इस वाले पर इतनी दूर गई, और एंगल बढ़ाए तो इतनी दूर गई, और 45 पर इतनी दूर गई। लेकिन जब 51 डिग्री, ये 30 नंबर 51 डिग्री कर दिया तो 120 किलोमीटर चली गई। वो क्यों? वो इसलिए, अब 45 के ऊपर जाने से ज्यादा दूर क्यों जाती है गोला? क्योंकि ये बंदूक का गोला 60 किलोमीटर ऊपर लगभग जाता था, और 40 से 60 किलोमीटर, मुझे ऐसा 60 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो स्ट्रेटोस्फीयर चला जाएगा, जहां पर हवा बहुत कम है, हवा का दबाव बहुत कम है, घर्षण बहुत कम है, और इसलिए वहां पर ज्यादा दूर तक सीधी दिशा में चल पाएगा। इसलिए अगर आप अपना थ्रो इतना ऊंचा फेंक सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच गया, तब आप 45 से ज्यादा फेंकिए। लेकिन अन्यथा हमारे जैसे हैं अगर आप, और कम ऊंचाई पर ही 10-20 मीटर तक ही फेंक पाते हैं, तो सिर्फ 43 डिग्री पर रखकर अगली बार जब बाउंड्री लाइन से छक्का मारें, 43 डिग्री इस कंपास जेब में रखकर नाप कर फेंकिए। आपके ऊपर चिल्लाएगा वो आपका कैप्टन की, फेंको बॉल भैया, गणित बाद में करना। एंड समवेयर दीज थिंग्स आर इंटरेस्टिंग। दिस इज वेयर आई फील साइंस एंड मैथ एंड आर्ट्स एंड गेम एंड ऑल ऑफ दिस जस्ट कम्स टुगेदर, एक साथ आ जाते हैं। यही कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं यही अगर कह पाए तो 30-30 का उद्देश्य है। और अब धोनी के रॉकेट शॉट की चर्चा करते हैं, क्योंकि मेरे कब से मन में, और ये रहा आपके लिए धोनी का रॉकेट शॉट। ओ, फिर से चालू करना पड़ेगा, सीन नहीं बदला, रुकिए। धोनी का रॉकेट शॉट, रॉकेट शॉट, बहुत सुंदर शॉट था। और मैं वापस से ले आऊं धोनी का रॉकेट शॉट। ऑफ कोर्स इसकी कमेंट्री हमारे साथी जय भाई ने दी थी, उनको धोनी ऑफ कोर्स धोनी का रॉकेट शॉट। और कई बार कहते हैं कि आपको छक्का मारना है तो आपके हाथों में बल होना चाहिए, मसल्स ये बहुत सारी होनी चाहिए, कंधों में बल होना चाहिए, विराट की तरह पूरी टाइम वो जिम में ये सब करना चाहिए। तो आपसे ये सुंदर एक छोटा सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि जब हम छक्का मारते हैं, बैट्समैन बॉल को लेकर खट्टाक से एक जोर का छक्का मारा, तो कितना बल, हाउ मच फोर्स डज ही एक्सर्ट और डज शी एक्सर्ट ऑन द बॉल? लेट्स गो टू दैट क्वेश्चन। कितना बल? 80 किलो में, मान लीजिए 80 किलोमीटर की स्पीड से बॉल आ रही है, आपने उसका सट्टाक से, एकदम खट्टाक से, सट्टाक से, जो भी फुल टॉस मान लीजिए और छक्का मारा, तो कितना उस पे बल लगेगा? वेट ऑफ द बैट, वेट ऑफ मारुति सुजुकी कार, वेट ऑफ एलिफेंट, या वेट ऑफ अ ट्रक? अब ये तो बताया नहीं भैया, ट्रक कितने का है, एलिफेंट कितने का है। एलिफेंट को मान लेते हैं भैया, कितना माने एलिफेंट को? 5000 किलो नहीं, थोड़ा ज्यादा है। ट्रक को करीब कह सकते हैं 2-3 टन का है, 3 टन का, 3000 किलो का मान लेते हैं। एलिफेंट हमारे 400 किलो के होंगे मेरे ख्याल से, 500 किलो नहीं ज्यादा। आप में से कुछ लोगों को अगर पता है तो चैट में लिखकर बताइए, हमें भी बताइए, हमें भी पता चले एलिफेंट कितने किलो के हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। वेट ऑफ अ मारुति कार, वेट ऑफ अ बैट, वेट ऑफ एलिफेंट, मतलब आपकी बाजू में हाथी जितना बल है, हाथी का बल, हाथी को गजवत बल इज इक्वल टू गजवत बल है। चलिए, बहुत सारे लोग जाकर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं बहुत सारे लोग आए और itempool.com/ccl/live पर जाकर जवाब दें। चलिए, लेट्स सी, उत्तर देख लेते हैं। थोड़े से और लोगों को समय दे दें। चलिए, फिर से बहुत सारे लोगों ने वेट ऑफ द बैट, वो तो 1 किलो का है, 1 किलो के वजन से कहां छक्का लगेगा?
1 किलो के वजन से 2 छक्का लगना बड़ा मुश्किल है। और कुछ लोगों ने बोला कि वेट ऑफ द एलिफेंट, वो भी गजवत है, वो भी नहीं है। वेट ऑफ अ मारुति सुजुकी कार ऑलमोस्ट लाइक 750 kgs, इनफैक्ट 666 kgs, और मैं वो आपको करके भी दिखाता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जब हम बैट को, और मैं आपको ये स्लाइड में करके दिखाऊंगा, यहां पर ले चलता हूं। हमारी गेंद को हम मान लेते हैं कि 150 ग्राम की बॉल है, 150 ग्राम की बॉल है, और 80 किलोमीटर की स्पीड से आई, और बैट से लगने के बाद 80 की तरफ से ही वापस चली गई, तो 160 का मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। और द बेस्ट थिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस इज दैट वो मोमेंटम ट्रांसफर 0.001 यानी 1 मिली सेकेंड में, बॉल का कांटेक्ट बैट के साथ, जब बॉल आकर लगी, मैं बॉल हाथ में रखता हूं, ये बॉल जब आकर मेरे बैट पर, अभी तो हाथ पे है, पर बैट पर लगी तो 0.001 सेकंड, 1 मिली सेकंड में टक्कर खाकर वापस चली जाती है। इनफैक्ट इससे जुड़ा हुआ और भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज है कि उस समय आपके हाथ में बल्ला हो कि ना हो, छोड़े कि ना छोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। 80 किलोमीटर से आई, 0.1 मिली सेकंड में टक्कर खाकर वापस चली गई, तो वही हमें मोमेंटम ट्रांसफर करना पड़ता है। सेकेंड लॉ ऑफ जो भी न्यूटन के ऐसे बोलते हैं, 0.15 ये करेंगे, 0.01 से डिवाइड कर देंगे। ऑफकोर्स इसको किससे, T.6 से क्यों करा, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और यहां से मीटर में काम चल रहा है। उत्तर आएगा 600, बड़ा सही उत्तर है, छक्के ही छक्के, 666.66666666 kg, कितने भी 6 लगा लीजिए, कितने ही छक्के लगा लीजिए। सॉरी, आईपैड में दिखाना भूल गया, फिर से बता देता हूं, ये रह गया। 125 ग्राम की बॉल थी, 80 की स्पीड से आई, 80 की स्पीड से गई, 160 का मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, 0.15 टाइम्स 160 डिवाइडेड बाय 0.0001, एंड ये हमने ऑफ कोर्स ये 3.6 से इसलिए डिवाइड करा क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये यहां पर मीटर पर सेकंड में। और ये करने के बाद 666.666666 कितने ही 6 लगा लिए, कितने ही छक्के लगा लीजिए। दैट इनफैक्ट वी फाउंड आउट वाज वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। कल रात को ही हम लोग ये चर्चा कर रहे थे तो निकल के आया, जो फोर्स लगता है वो छक्कों का ही लगता है। 666.6 kg इतने छक्कों का बल लगता है, और आपकी बाजू में इतना बल है क्या? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल ये भी है, और वो उसके लिए मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊं, होपफुली है वो कैच वाला वीडियो में अगर आपको चला कर दिखाऊंगा, कि जब आपने इतना बल लगाया, और पहले रॉकेट शॉट की चर्चा कर लेते हैं, तो फिर जब और इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि जब, और वो हम उसके लिए आइटम पूल पर नहीं जाएंगे, 6600, ये कहाँ गया हमारा, ये आईपैड में वापस ले आते हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें बतानी है। कहाँ गया हमारा, अरे लेट्स सी, ये रहा, ठीक है। 6.666666 इतने सारे किलो का बल्ला, इतने सारे किलो का हमारा जो बल लगा, 666.666 का जो कितने किलो का बल लगा इनफैक्ट। और जब हमारे उसने भाई ने कहा था कि जब हमारे जय भाई ने कहा था कि धोनी का रॉकेट शॉट वो असली में गलत नहीं था। इनफैक्ट आपसे पूछें तो रॉकेट शॉट क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जब हम बैट से वो बॉल लगी, इतने किलो का बल लगा, लेकिन उसका एक्सेलरेशन आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कितना है। रॉकेट का एक्सेलरेशन के मुकाबले कहीं 50 गुना ज्यादा है, 50 से भी ज्यादा गुना है, यानी 4.444। ये देखिए 4000 जी 1000 गुना ज्यादा है। ये कैसे आया? ये 160 का मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, 160 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड का मोमेंटम ट्रांसफर हुआ 0.001 सेकंड में। ये करके निकाला तो 444। ये भी बड़ा बढ़िया है। इसमें देखिए ये जो ग्रेविटेशन, ये जो एक्सेलरेशन लगा, ये चौकों का लगता है, 4.44 जी। और जब हमारे रॉकेट हवा में जाते हैं और यहां से आग निकलती है, जो रॉकेट एस्ट्रोनॉट यहां पर बैठे रहते हैं, उनको 5 या 4 4G का फोर्स लगता है। आजकल 3G का जमाना है, आजकल पता नहीं 4G का जमाना है। 4G है कि चल रहा है आजकल, 4G है कि 5G है भाई, पता नहीं, भूल गए हम। 4G का मान लेते हैं या 5G का मान लेते हैं, जो भी G का जमाना मान ले। जो हमारा रॉकेट जाता है उसमें 4G की एक्सेलरेशन लगती है, लेकिन जब बल्ले से शॉट जाता है तो 4444 G का फोर्स लगता है। 1000 टाइम्स द ग्रेविटी, 1000 टाइम्स द फोर्स ऑफ द रॉकेट। कल्पना करिए अगर आप गेंद होते
तो अगर आप गेंद होते तो 1000 गुना जी का ज्यादा फोर्स लगता। सोच लीजिए ये, अगर आप और इनफैक्ट इससे जुड़ी हुई एक और बढ़िया चीज है, जब प्लेयर कैच पकड़ता है तो वही 80 किलोमीटर की स्पीड क्षण भर में 0 हो जाती है। तो उसके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगना चाहिए। ये आपके होमवर्क का एक्चुअली सवाल है, अगर ऐसा है तो गिरता क्यों नहीं है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग जो कैच पकड़ते हैं गिर जाते हैं। वो छोटी सी, मैं सोचा था एक क्लिप दिखा दूं आपको, यहाँ पर देखिए, लेट्स सी अगर वो चलती है कि नहीं। ये चला देते हैं, ये देखिए गिर पड़े। ये जिन्होंने भी कैच पकड़ा जोर से गिर पड़े, और वो इसीलिए ही गिरे क्योंकि इतना ज्यादा जी का फोर्स लगा। 4 तो खूब सारे 4444 जी का फोर्स लगा, 4 चौकों का फोर्स लगा, इसलिए वो बेचारे गिर पड़े। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा मैं अगर 0.001 सेकंड में वो करते तो निश्चित रूप से रॉकेट की तरह इस धरती से उड़कर सैटेलाइट की तरह चक्कर लगाने पड़ जाते, लेकिन उन्होंने वो 0.1 माइक्रो सेकंड में कैच नहीं पकड़ा, उन्होंने 1 सेकंड में कैच पकड़ा, यानी कि 1000, मतलब उसको उस हिसाब से आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए उनको करीब 4 किलो का ही फोर्स हाथ में लगा होगा, लेकिन 4 किलो के फोर्स से ये जो भी सज्जन है आपकी स्क्रीन पर आए थे बेचारे गिर गए कैच पकड़ते पकड़ते। सो ध्यान रखिए, जब आप कैच बॉल बैट से मारते हैं तो 666 किलो का वजन लगता है और एक्सेलरेशन 4444 जी का होता है, और जब कैच पकड़ते हैं तो लगभग 4 किलो का कह सकते हैं, 4-6 किलो का लगता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब लोग कोई कैच पकड़ते हैं, एक बॉल आई और कैच पकड़ा, तो झटके से कैच पकड़ेंगे तो गिर जाएंगे। जितना देर तक आप फॉलो थ्रू में कैच पकड़ेंगे, जितनी देर में, जितने टाइम में आपकी बॉल आपके हाथ में 80 से 0 होगी, उतना कम आपको अपने भुजाओं में बल चाहिए होगा। सो दैट आई थॉट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई रियली लाइक व्हेन वी डिड दैट रिसर्च। एंड तो ये था हमारा फोर्स। और इससे जुड़ी हुई एक और बहुत सुंदर चीज थी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बॉल का बैट से कॉन्टैक्ट हुआ तो 0.1 सेकंड में ही हुआ। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई ये क्रिकेट का बल्ला है और झन्नाटा है। तो बैट को कहां से पकड़े कि कब से कब झन्नाटे। मतलब सवाल बहुत सिंपल है। कुछ लोग बोलते हैं कि एंड लेट मी टेक यू टू एंड शो यू दैट पिक्चर। ये रहा आपका। तो बॉल जब हमारी झन्नाटी है जैसे कि हम बता रहे थे कि जब ये बॉल हमारे बैट पर लगी तो 0.1 बोल रहा हूं बारी 1 माइक्रो सेकेंड, 0.01 मिली सेकेंड, 0.001 सेकेंड तक ये बॉल के ऊपर टक्कर खाती है। और बॉल में जब बैट पे ऊपर टक्कर खाई तो उसके अंदर ऑफ कोर्स झन्नाटा आएगा, जिसको वेव्स बोलते हैं, जिसको तरंग बोलते हैं। बैट पे तरंगे पैदा हो जाती हैं। वो तरंगे बैट से लगकर हमारे हाथ तक आने में 0.2 सेकेंड लगता है, तो सॉरी 2 मिली सेकेंड लगता है। तो जितनी देर में हमें झन्नाटा फील होगा उसके पहले तो बॉल बैट से लगकर चली गई। बॉल को तो पता भी नहीं कि बैट हमारे हाथ में है कि नहीं। इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग इज, आप जब छक्का मारे तो बॉल को पता नहीं है कि बैट आपके हाथ में है कि नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप छक्का मारे तो बॉल के जस्ट कांटेक्ट होने के पहले अगर बल्ला हाथ से छूट भी जाए तो भी छक्का लगेगा। और ये दिखाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ये दिखा देता हूँ। ऑफ कोर्स इसको टॉड फ्रेजर हैं ये, अगर मुझे नाम ढंग से याद है, तो मैं आपको इनकी ये एक छक्का दिखाता हूं। ध्यान से देखिए। ऑफ कोर्स ये क्रिकेट नहीं है, अमेरिका की क्रिकेट है। और ये रहा छक्का। इनके यहाँ सिर्फ फुल टॉस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये देखिए, और देखिए, ये देखिए, बॉल लगने के पहले ही बल्ला छूट चुका है, लेकिन बॉल गई छक्के के ऊपर। और वो क्यों? वो इसलिए कि द मोमेंट द बॉल हिट, उसके पहले अगर बल्ला छूट भी गया तो उसके बाद बॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी तो वाइब्रेशन। सो झन्नाटा हटाने का एक और तरीका है आपका। अगर कई बार, मैं जब बचपन में, मैं तो ज्यादा नहीं खेला, लेकिन जब भी खेलते थे तो यहाँ पर एकदम बहुत जोर का कई बार शॉक भी लग जाता था, करंट सा लगता था अगर ढंग से बल्ला ना पकड़ा हो। तो अगर अगली बार आपको लगे कि बल्ला से करंट लगता है तो बॉल के टच होने की जस्ट पहले का बल्ला छोड़ दीजिए। अब किसके सर पे जाके लगे वो उसकी मर्जी है, वो आपको टीम से जरूर निकाल दिया जाएगा क्योंकि बाकी लोगों की खोपड़ियां फूटेंगी, लेकिन झन्नाटा निश्चित रूप से नहीं आएगा। और छक्के अगर जाना हो तो बिल्कुल रूप से जाएगी। बॉल अगर हाथ में, बैट आपके हाथ में है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड देन द अदर क्वेश्चन ऑफ कोर्स इज, वेयर शुड वन हिट, कहां से हम बॉल को बैट पर मारे। ऑफ कोर्स हम ये जो एक चीज, ये क्रिकेट की क्योंकि इतिहास के बारे में चर्चा हो रही थी तो मैं सोच रहा था 2 मिनट में आपसे ये भी चर्चा कर लूं। ये जो आपने स्क्रीन पर देखा, ये जो यहाँ पर जो खेल खेला जा रहा है, ये बेसबॉल है।
ये भी कह सकते हैं कि क्रिकेट का ही एक वर्जन है। ऐसे से डार्विन की थ्योरी के हिसाब से लेके तो पता नहीं क्रिकेट का उत्पादन मतलब उत्पादन बोल रहा हूँ, क्रिकेट का बर्थ कहां पर हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि गांव में, आप ये भी कह सकते हैं शायद गिल्ली डंडे से हुआ। कोई कहता है कि पंजाब में कुछ खेल खेलते थे वहां से निकल के आया। कोई कहता है कि इंग्लैंड के गांवों में कुछ डंडी लगाकर कुछ तरीके के खेल खेलते थे हजारों साल पहले, वहां से निकल के धीरे धीरे करके आज का मॉडर्न जमाने का क्रिकेट है। और कल को इस क्रिकेट का क्या स्वरूप होगा वो आप लोगों के हाथों में। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये देख देख कर हम क्यों ना अपना, जैसे T20 बना, कल को एक और क्यों ना वर्जन ऑफ क्रिकेट बन जाए। आई थिंक दैट इज अवर क्रिएटिविटी। मुझे तो कई बार बहुत बुरा लगता है, मैं क्रिकेट का प्रेमी तो वैसे मतलब पहले तो बहुत ज्यादा प्रेमी था। अब वो जब से वो उन्होंने कोई क्रिकेट में वो रेगमाल घिसने लग जाता है, कोई थूक घिसता है, कोई गेंद की बोतल से, वो सब सफाइयां करते हैं। वो हम दिखाएंगे बाय द वे कि क्यों ऐसा करते हैं लोग और उसको करने से क्या फायदा है, नुकसान होता है। आपको टीम से निकाल दिया जाता है, वो अलग खेल है, लेकिन वो करने से बॉल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, वो हम उसकी विज्ञान थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, क्रिकेट एक जमाने में तो बहुत खेलते थे। अब मेरा थोड़ा सा मन कुछ और चीजों में है। बट इस तरह से जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा था कि गेम का स्वरूप बदलता रहता है और इस तरह से नए स्वरूप का अगर गेम बने तब नई चीज है। जैसे जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें बैट्समैन के लिए मतलब बॉलर के लिए तो लिमिट रख दी भाई, आप 5 ही बॉलर मैक्सिमम, अगर 50 ओवर का गेम है तो 5 ही ओवर 10 ही ओवर फेंक सकेंगे, क्योंकि 5 से भाग दे देते हैं, 5 बॉलर है तो भाई 10 ओवर से ज्यादा नहीं फेंक सकता कोई भी खिलाड़ी। और बैटिंग करने के लिए कई बार ऐसा हो जाता है, मान लीजिए ये पुजारा जैसे खिलाड़ी आ गए आपकी टीम में, वो आपकी बैटिंग आने नहीं देंगे, वही खेलते रह जाएंगे, आपकी बैटिंग ही नहीं आए। तो आप ऐसा गेम बनाइए, नए रूल बना दीजिए, नया गेम बना दीजिए, नए तरीके के रूल, नए तरीके की गेम, नई तरीके की बैट। और शायद इसी को ढूंढकर ये शायद बेसबॉल का जो ये चित्र आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये शायद इसी कारण से इसी तरह से बेसबॉल का कहीं से इजाद हुआ हो, जिसमें सिर्फ फुल टॉस बॉल से खेलते हैं। बहुत बढ़िया, टप्पे का चक्कर ही नहीं है, स्विंग होगी तो हवा में ही, टप्पे से स्पिन का कोई चक्कर ही नहीं है, नो स्पिनर्स। सो बॉल फुल टॉस आएगी और छक्का मारिए, उनके यहाँ चौकों का कोई चक्कर नहीं है। 4 खिलाड़ी खेलते हैं, कभी आप लोग जाकर पढ़िए, एक साथ मैदान में 4 बैट्समैन, और अगर एक लेन ले लिया और चारों ने एक रन लगाया तो चौका हो जाता है। जब मैं अमेरिका में रहता था तो देखा, मुझे तो काफी स्लो गेम लगा, बट वहां के इसीलिए क्रिकेट, कोई भी खेल देश की जान बन जाते हैं। अमेरिका जैसे देश में ये गेम, ये क्रिकेट का कह ले एक दूसरा वर्जन वहां की जान है, जैसे हमारे देश में क्रिकेट हमारी जान है। और अलग अलग तरीके के अलग अलग इनके यहाँ छक्के होते हैं, और हर बैट्समैन, हर बॉलर के हाथ में आप देखेंगे ये एक मोटा सा दस्ताना रहता है, ताकि गेंद का कैच पकड़ने में आसानी रहे। हम लोग क्या तो हाथों से पकड़ना पड़ता है। तो अलग अलग तरीके के गेम है। ये था बेसबॉल का गेम। चलिए वापस चलते हैं। किस जगह पर बैट लगे ताकि सबसे कम झन्नाटा आए, और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा, जैसे आपको बल्ला दिख रहा है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं स्क्रीन में। तो जब बल्ला यहां पर टकराया, गेंद यहां पर टकराई, तो ये एक तरंग पैदा होगी, और तरंग को मैं लाल से मार्क करने की कोशिश करता हूं। ये बेसिक तरंग पैदा होगी। इसको एक ही इस तरह की तरंग है, इसको फंडामेंटल नोड बोलते हैं, क्योंकि सबसे मोटी तरंग है, इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। और अगर यहां पर टक्कर खाई, इसको ग्रीन से बोल देते हैं, तो ये दूसरी तरंग होगी, और ये दूसरी तरंग कौन सी वाली होगी, ये वाली होगी। और आप देखेंगे कि इन दोनों का नोड ये मैं पीले से या किससे करूं, नीले से कर देता हूं। ये दोनों का यहां पर मिल रहा है, ये नोड है। तो अगर इन दोनों की यहां पर झन्नाटा, मतलब ये इतनी जोर से झन्नाएगा, यहां पर इतनी जोर से बैट झन्नाएगा, लेकिन यहां पर आप देखिए बिल्कुल नहीं झन्ना रहा है। तो अगर आपने अपने हाथों से यहां पर बैट को पकड़ा है और आपकी बॉल इन दोनों के किसी भी पिच पॉइंट पर लगी, तो वो स्वीट स्पॉट कहलाता है, जहां पर सबसे कम झन्नाटा है और सबसे दूर से भी आप लगाना चाहते हैं। आप चाहेंगे कि बॉल सबसे ज्यादा बैट के नीचे दूर से लगे, ताकि उतना ज्यादा टॉर्क मिल पाए। कितनी दूरी है यहां सर, उससे टॉर्क निर्धारित होता है। तो ये सोचिए, अगली बार जब आप छक्का लगाएं तो आपको ये पता हो बैट की, आई डोंट नो है यहां पर हमारे यहाँ भारत में करते हैं कि नहीं, लेकिन बिल्कुल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करी जा सकती है, कहां पर किस तरह की तरंगे बैट में आती हैं, और उस हिसाब से कहां पर पकड़ेंगे तो सबसे कम झन्नाटा आएगा। जहां पर फंडामेंटल नोड और सेकेंड नोड का इंटरसेक्शन होगा, वहां पर अगर बैट पड़ेंगे तो कम झन्नाटा आएगा, और उसी दोनों के बीच में अगर बॉल लगेगी तो वो हमारा स्वीट स्पॉट हो जाएगा। तो ये वाली जगह, इतना एरिया हमारा बॉल का
स्वीट स्पॉट है। या इसको अगर मैं हटा दूं तो ये वाला, ये हमारा स्वीट स्पॉट बनेगा। दिस इज द स्वीट स्पॉट ऑफ माई बैट। इतने एरिया में अगर मैं बैट को, इस एरिया में अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं आपको, तो इतने एरिया में ये हमारा बैट का स्वीट स्पॉट है। यहां पर बॉल लगे तो सबसे ज्यादा दूर जाए। ये चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमने देखा कि किस तरह से बैट, और ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स ना। अब कोई पूछ सकता है कि भाई बल्ला भारी हो कि हल्का हो, कि स्विंग कैसी हो और भारी हो, तो उससे काफी सारे लोगों ने एनालिसिस करी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर बल्ला भारी होता है तो उसको घुमाने में ज्यादा दम लगेगा, ज्यादा उसकी क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। इसके बारे में इतनी ज्यादा विज्ञान है, इतनी ज्यादा कि कभी बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो अगर अगर आप लोग का बहुत इंटरेस्ट है तो बताइएगा। वी कैन ऑल्सो डू अनदर एपिसोड वेयर वी गो मच डीपर and try to dig all these things out, but largely जो बैट आपको कंफर्टेबल हो उससे खेलने में सही रहता है। क्योंकि अगर ज्यादा भारी होगा बल्ला तो यू नो ऑफ कोर्स यू रिक्वायर मोर एनर्जी टू स्विंग इट, उसको उसकी रोटेशनल एनर्जी देने में उतनी ऊर्जा लगेगी। और अगर हल्का बल्ला होगा तो उतनी जोर से घूमेगा, लेकिन यू नो ज्यादा जोर से घूमेगा बट उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो वो उतना ट्रांसफर मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये अलग अलग चीजें विज्ञान की उसमें जुड़ जाती हैं। उस तरह से बॉल हमारी झन्नाटे से लगती है। ऑफ कोर्स अगर इसको ये देखना चाहें, ये मुझे लगता है, आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट, बट मुझे ये लगता है कि इसी कारण से ये जो हमारा बैट है और ये जो बॉल आई, द बेस्ट वे टू हिट द बॉल फॉर अ 6 इज टू ऑलवेज हैव द बैट एट 45 डिग्रीज एंड बॉल कमिंग ऑल्सो एट 90 डिग्री टू द बैट। मतलब जब बॉल को आप ऐसे लेंगे, ये बॉल टप्पा खाने के पहले ही अगर 45 डिग्री पर है और अब आप उसको मारेंगे तो ये सीधे 43, 44 जब भी जाएगी तो सबसे ज्यादा दूर जाएगी, विच मीन्स डायरेक्ट। इसीलिए जो लोग जो बोलते हैं कि छक्का लगे तो फुल टॉस बॉल पर सबसे तेज लगता है, वो बिल्कुल इसी कारण है। हमें ऐसा लगता है बिल्कुल इसी कारण कि बैट के ऊपर जब बॉल लगे, जब बैट के ऊपर बॉल लगे तो ऐसे आ रही हो और जब बैट पर बॉल लगेगी तो सीधे 45 पर जाएगी। टप्पा खाकर आएगी और यूं आ रही है, तब हम उसको मारें तो इसकी दिशा अलग है और फिर हम इसको अलग दिशा में मार रहे हैं। तो बॉल जब आए इस तरह से आएगी अगर, तो सबसे ज्यादा छक्का लग दे, मतलब सबसे ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर तब वहां पर होगा। ऐसा कुछ अपन कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए एक थोड़ा सा मैं एक और अब हाँ, सबसे पहला जो आपका सवाल था उसका उत्तर देख लेते हैं। काफी सारे लोगों ने ये कहा कि और चालू ही हमने ये कहा था कि जो हमारे विराट ये रविंद्र जडेजा हैं, ये जब कैच पकड़ते हैं तो इन्होंने गणित में तो कुछ नहीं करा, लेकिन सबसे सुंदर कैच कैसे पकड़ लेते हैं ये देखने की कोशिश करते हैं। चलिए इनकी इतना सुंदर कैच, और इससे जुड़ा हुआ आपका पहला जो सवाल था उसके उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले 300 लोगों ने कुछ उत्तर दिए कि जडेजा इज द बेस्ट ट्रिग्नोमेट्री ऑफ इंडिया। इसका उत्तर देख ले, नो ही डिडंट इवन गो टू कॉलेज। और दोनों ही उत्तर कह सकते हैं सही है कि नहीं। और ये देखने के लिए कि कौन सा कैच पकड़ना, जब फील्डर कैच पकड़ता है तो किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करता है। The best catchers actually use trigonometry to catch it. We will see that. And before that, let's actually show you a clip and ask you this question: which is the best catch? And often they say catches win matches. तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि सबसे अच्छा कैच कौन सा वाला है। ये let's see यहाँ पर कहाँ पर है ये वाला कैच, ये चला देते हैं। चलिए ये आपकी स्क्रीन पर मैं चला देता हूं। और आपका सवाल क्या है, आपको ये बताना है कि दो कैच है, रविंद्र जडेजा ही ये दोनों कैच पकड़ेंगे, लेकिन कौन सा कैच बढ़िया है, जो लॉन्ग ऑन पर पकड़ा या जो भाग कर आता। Long on in play again. Now is that a catch? Do something for me, Jadeja. And he does something special. What a grab that is. कोहली ज्यादा खुश हो रहे हैं। Given a chance, some running to do. It's a good take, it's safe. When the pressure's on, you got to take those. आपको ये बताना है कि कौन सा कैच बढ़िया है, विच कैच इज बेटर, जो लॉन्ग ऑन से भागते हुए आया या ये सवाल अगर हमारे आइटम पूल में डाल दें
तो दो ये सवाल था, कौन सा कैच बढ़िया है? और ज्यादातर लोगों को ये लगता है, ये सवाल अभी हम शायद डालने की कोशिश करेंगे, लेट्स सी विच कैच इज बेटर। इसको मैं बुझा देता हूं। ज्यादातर लोग ए बोल रहे हैं। चैट में लिख दीजिए, ये सवाल हम आइटम पुल पर नहीं डाल पाए, आप डालकर बताइए कौन सा कैच ज्यादा बढ़िया है। जो लॉन्ग ऑन पर डाला और जो साइड में भागते गए वो बेटर है, उसको ए मान लेते हैं। जो पहले आया साइड से भागते हुए आए वो कैच पकड़ा वो बेटर है, या जो दूर से लॉन्ग ऑन की तरफ आए वो भागते हुए आए वो बेटर है? कौन सा कैच बेटर है? साइड से भागते हुए आए या सीधा स्ट्रेट वाला जो भागते हुए आए वो बेटर है? कौन सा कैच बढ़िया है वो चैट पे डालकर देखिए, और मैं उसको समझाने के लिए आपको, आइटम पुल पे आ भी गया है सवाल तो मैं दिखा देता हूं। विच कैच इज बेटर, और ये स्क्रीन से शायद हमारे उत्तर छुप रहे हैं तो मैं नीचे इसको ले आता हूं। विच कैच इज इजियर टू टेक, ए और बी? ए इज रनिंग ऑन द साइड, और बहुत ही मजेदार चीज इसमें ये है कि ज्यादातर ये उत्तर देखिए सटासट बराबर चल रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता पा रहा कि कौन सा बढ़िया है। मुझे लगता है मैं भी कमेंट्री करना सीख लूं। ये नौकरी, ये जो काम कर रहे हैं, मैं क्रिकेट की कमेंट्री, क्रिकेट आती नहीं है पर ठीक है। चलिए, विच कैच इज इजियर टू टेक, नंबर ए और नंबर बी? साइड से भाग के आने वाला या लॉन्ग ऑन पे जो मारा था रविंद्र जडेजा, दोनों एक ही कैच है उन्होंने पकड़े। तो बताइए कौन सा कैच है? अब उत्तर देख लेते हैं, जल्दी से उत्तर देख लेते हैं। और उत्तर देखना क्या है मैं आपको बता सकता हूं। द कैच that is harder to take is the one where you run सीधे दिशा में जब जाते हैं। और वो क्यों जडेजा की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और इस तरह से दिखाऊंगा मैं आपको। ये एनिमेशन मिल जाता है, ये देखिए शायद ये चल जाए। हाँ बिल्कुल चल रहा है। मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूं। जब भी हमारी गेंद हवा में आती है और ये हमारी गेंद हमारी तरफ आ रही है, हमारे दिमाग इसकी दूरी और ऊंचाई का रेशियो निकालता रहता है। कितनी ऊंची है, कितनी दूर है, कितनी ऊंची है, कितनी दूर है, इसका रेशियो दिमाग में अपने आप कैलकुलेट होता रहता है। और वो रेशियो इस स्पीड से हम भागें कि वो रेशियो कांस्टेंट रहे तो बिल्कुल सही जगह जाएंगे जहां पर कैच अपने आप आ जाएगा। आवर माइंड एक्चुअली डज इट ऑन इट्स ओन, और इसको हम tan थीटा बोलते हैं। वो ऊंचाई और दूरी का रेशियो जो होता है उसको टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है tan बोलते हैं, वो tan है। उस कितनी स्पीड से हम भागे, और ये आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। आपको यहां पर मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये मैं यहां पर ये चालू कर दिए, ये देखिए, ये बॉल है, ये लॉन्ग ऑन वाला कैच है। और देखिए यहां पर ग्राफ, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है? ये बता रहा है कि इसकी दूरी और ऊंचाई का कितना रेशियो है। ये प्लेयर की दूरी और ऊंचाई, और ये निश्चित रूप से बढ़ रहा है। अगर हम उस स्पीड से भागें तो बिल्कुल वहीं पर गिरेंगे जहां पर बॉल आ रही है। उस स्पीड से भागना है कि टेंजेंट जो हमारा है वो बिल्कुल बराबर रहे। और अगर हम अपने प्लेयर को बिल्कुल, ये देखिए ये हमारे स्टेडियम है, और अगर हम अपने प्लेयर को उठाकर प्लेयर की पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो प्लेयर को मान लीजिए यहां पे खड़ा कर दिया, या यहां पर खड़ा, या आगे खड़ा कर दिया, तो अब प्लेयर नहीं भागेगा। अब आप देखिए कि क्या होता है, एक समय जाकर वो ऊपर भाग जाएगा। बहुत बढ़िया, प्लेयर की पोजीशन चेंज है, जिस तरह से भी डालेंगे। और अब ये दूसरा वाला सिनेरियो अपन देख सकते हैं, ठीक है। और इस वाले सिनेरियो में ये वापस से चला दिया, अब ये प्लेयर भाग रहा है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज हो गई, और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, बताने की कोशिश करेंगे। इसमें भी वही खेल हो रहा है। यहां पर भी जो साइड से भागने वाला खेल है, वहां पर भी ऊंचाई और दूरी का तो वो जो रेशियो है वो आप देख रहे हैं निश्चित लाइन में चल रहा है, लेकिन उसकी दिशा हमेशा कांस्टेंट है। नीचे जो बनी हुई नारंगी रेखाएं हैं, वो देखिए आप बिल्कुल बराबर हैं। इसको मैं फिर से हटा के दिखाता हूं आपको, और यहां पर भी हटा देता हूं। देखिए वापस से जो प्लेयर भाग रहा है और नीचे बनी हुई नारंगी रेखाएं बिल्कुल कांस्टेंट है। तो आप चाहते हैं कि ये वाला एंगल तो कांस्टेंट रहे ही, साथ में नीचे की दिशा भी कांस्टेंट रहे। और अगर आप ये दोनों चीज करते हैं तो कैच बिल्कुल आपके हाथों में आएगा। बहुत सुंदर है। और क्या करना है? ऐसे भागें
कि टेंजेंट, दूरी और ऊंचाई का रेशियो कांस्टेंट रहे लेकिन नीचे की दिशा भी बराबर रहे, तो अब आपके पास दो डेटा पॉइंट है, आप दो चीजें देख सकते हैं, एक तो वो टेंजेंट देख सकते हैं और नीचे की रेखा देख सकते हैं। इसलिए साइड से भागते हुए कैच लेना आसान है और सीधे भागते हुए आपके पास सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, आप सिर्फ टेंजेंट ही माप रहे हैं। और इसलिए, और असली में हमारे दिमाग में, मुझे नहीं पता, रविंद्र जडेजा tan थीटा की निकालने की कोशिश करते हैं, रेशियो निकाल, लेकिन दिमाग स्वतः ये अपने आप कर देता है कि इस स्पीड से भागे की रेशियो कांस्टेंट अनुपात में बढ़े, कांस्टेंट नहीं रहे, कांस्टेंट अनुपात में बढ़े। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि रविंद्र जडेजा कैच तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन अगर सबसे अच्छा कैच है तो वो ये है, और ये वो कैच है, ये वो कैच है जो मैं आपको एक मिनट में आगे दिखाता हूं। ये वो कैच है जिसने भारत से पहली बार कोई लॉन्ग वाला कैच है, पीछे भागे और पीछे भागकर कैच पकड़ा। तो ये तो और भी मुश्किल है क्योंकि इसमें आप पीछे भाग रहे हैं, आपको बॉल दिखाई नहीं दे रही है, अंदाजा से उल्टी गर्दन करके देख रहे हैं, एक ही डेटा पॉइंट है। इसलिए मैं ये कह पाऊंगा कि ये कपिल देव का कैच गणित के हिसाब से जडेजा का कैच से भी ज्यादा मुश्किल है। तो इस तरह से हमने ये कैच तो देखे, बॉल तो देखी, लेकिन अब समय है हम आपको अपने रेसिडेंट एक्सपर्ट, स्विंग बॉल बॉलिंग के एक्सपर्ट के पास ले चलते हैं, जिन्होंने इमरान खान के दोस्त, जो मैं जैसे बता रहा था नासा के साइंटिस्ट रविंद्र जो हैं, उनके साथ चर्चा करके ये बॉल के ऊपर किस तरह से आप इन बॉलों में स्विंग क्यों होती है, कैसे होती है, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो स्विंग के बारे में आपको बताएंगे। फिर से बोलिए। और उसको जाने के पहले अपन आपसे ये पूछ लेते कि बॉलिंग ऑफ कोर्स, बैटिंग आप कितनी भी करते रहिए, लेकिन अगर बॉलिंग खराब हो तो हार सकते हैं। तो ये बॉलिंग में जो सबसे तेज, बॉलिंग के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो भारत में अक्सर कहा जाता है कि आपके यहाँ तो स्पिनर ही, आपके यहाँ फास्ट बॉलर नहीं है। और आज हम आशुतोष जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनकी चर्चा के बाद ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारी बॉल स्विंग होती है। तो हो सकता है ये देखने के बाद भारत में भी अच्छे स्विंग बॉलर्स हो जाएं, और वो ये आपको बताने की, आपकी मिथ या आपका मिथक या आपकी भ्रांति दूर करने की कोशिश करेंगे कि स्विंग जो होती है बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स स्पीड, इनफैक्ट बॉल की स्विंग में बहुत सारे लोगों का खेलना लेना देना है कि स्पीड कितनी है, कि वो इसके अराउंड बैकस्पिन हो रही है कि नहीं, जिसके कारण जायरोस्कोपिक मोशन के कारण बॉल की स्टेबिलिटी बनी रहती है। और आर्ट मतलब कि बॉल को आपको सीम को टेढ़ा रख के फेंकना है, लेकिन वो जाए सीधी दिशा में और इस तरह से बैकस्पिन करती रहे ताकि गायरोस्कोपिक मोशन के कारण बनी रहे। तो ये और वो जाने के पहले सबसे पहले सवाल पूछ लेते हैं कि ये जो बॉल स्विंग होती है, ये होती ही क्यों है? व्हाई डज द बॉल स्विंग? और इसके उत्तर बड़े बढ़िया हैं, लोगों ने, काफी सारे लोगों ने उत्तर ऑलरेडी दिए हैं। वन साइड बिकम्स हैवियर देन द अदर। काफी सारे, मैंने एक दो बार वीडियो भी देखे, आशुतोष भाई बता रहे थे कि मैं भूल गया, वसीम अकरम शायद थे, वो अपनी मास्टर क्लास में कुछ बता रहे थे, खुरच के बॉल हल्की हो जाती है, मैं इसीलिए उसको मैं खुरच के बॉल हल्की हो जाती है तो उस तरफ हल्की बॉल है तो हल्की तरफ चली जाती है, ऐसा कुछ है। लेकिन आप देखिएगा आज जो और यही आशुतोष भाई जो हमारे हैं, इन्होंने रिवर्स स्विंग के जो माहिर थे, इमरान खान, उनके जो भारतीय मूल के मित्र डॉक्टर रविंद्र जो नासा में साइंटिस्ट हैं, उनसे बात कर करके इन सारी थ्योरीज का एक्सप्लेनेशन निकाला है। चलिए देख लेते हैं उत्तर। बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ ये बहुत बढ़िया, अगर हमें पता होता तो हम खुद टीम में होते। बहुत बढ़िया, आई वांट टू सी हू दिस पीपल आर। एक और ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं, वो शायद हमारा छुप रहा है, इसको मैं उठा देता हूं। हाथ की सफाई, ओहो ये तो सबसे बढ़िया, हाथ की सफाई, बॉय व्हाट इज द बॉल स्विंग, हाथ की सफाई, रेगमाल की घिसाई और फूक से चटाई। वाह वाह भाई वाह, तीनों चीजें इस्तेमाल करी जाती हैं। कुछ लोग रेगमाल की घिसाई, स्टीव स्मिथ तो काफी ज्यादा कर रहे थे, हाथ की सफाई घिसते हैं और थूक से लगा कर चटाई, ताकि बॉल का एक सिरा साफ हो। और चलिए उत्तर देख लेते हैं। ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि डिफरेंट, काफी सारे लोगों ने जो उत्तर दिया वो सही उत्तर है। डिफरेंट टाइप ऑफ एयर फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ द बॉल। काफी लोगों ने बी बोला, फ्लो ऑफ द, और कुछ लोगों ने ए भी बोला। एंड आई लाइक द आंसर ई। सबसे ज्यादा लोगों ने जो ई उत्तर दिया वो बढ़िया था, हाथ की सफाई, रेगमाल की घिसाई। तो चलिए आपको आशुतोष के पास ले चलते हैं, जो आपको बताएंगे कि हमारी बॉल स्विंग होती है तो क्यों होती है। और स्विंग का इतिहास अगर मैं 2 मिनट में बताऊं तो सबसे पहले जो बॉल तेज फेंकने वाले थे तो वो डगलस जार्डिन के जमाने में लैरोल्ड हार्वुड, जिनकी बॉडी लाइन चालू हुई थी। फिर 70s में वेस्ट इंडीज का कहर छा रहा, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों का कहर छा, फिर पाकिस्तान के बॉलरों ने रिवर्स स्विंग करनी चालू करी, और फिर भारत का अब जमजमा है। चलिए देखते हैं किस तरह से हमारी बॉल स्विंग होती है।
नमस्ते, मैं हूं आशुतोष। तो क्रिकेट के इतिहास और बैटिंग के विज्ञान के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं बॉलिंग की। लेकिन स्विंग के विज्ञान के बारे में जानने से पहले क्या आप भी स्विंग खुद करना चाहेंगे? हम इतने माहिर तो हैं नहीं कि असली की क्रिकेट बॉल से स्विंग कर पाएं, इसलिए हमने यहाँ CCL में एक खिलौना मॉडल बनाया है जिससे आप सभी स्विंग कर सकते हैं। और ये इतना सरल मॉडल है कि भारत का हर बच्चा और युवा स्विंग बॉलिंग कर सकता है। और क्या पता आप में से ही कोई आगे चलकर बहुत बड़ा स्विंग बॉलर बने या एरोडायनेमिक्स का एक्सपर्ट। तो इसके लिए आप एक स्माइली की फोम बॉल लीजिए और एक हल्की सी सुतली लीजिए और फिर आप इसकी जो सेंटर लाइन है उससे लगभग 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इस सुतली को फेवी बॉन्ड से चिपका लीजिए। और इसे जब आप चिपका लेंगे तो यह कुछ ऐसी बन जाएगी। और जब ये इस तरीके की बन जाए और ये सुतली अच्छे से सूख जाए तो इसे आप सीधा पकड़ के जिस दिशा में आपको स्विंग करनी है उस तरफ सुतली को रख के तेज फेंके। अगर आपको बाईं तरफ करनी है तो बाईं तरफ, और दाईं तरफ करनी है तो सुतली को दाईं तरफ रखें। और अब हम आपको दिखाते हैं हमारी कुछ स्विंग बॉल स्लो मोशन में। तो आप जानते हैं कि इस स्विंग बॉलिंग का विज्ञान क्या है। दरअसल जब हम किसी बॉल को हवा में फेंकते हैं तो उसके बहुत नज़दीक हवा की एक पतली परत भी उसके साथ आगे को बढ़ती है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे पानी हमारे हाथ से चिपकता है जब हम हाथ पानी में आगे करते हैं। उसी तरह जब बॉल आगे जाती है तो इसके नज़दीक की हवा इसके साथ चिपकती है और उसके थोड़े बगल की हवा उसके साथ आगे को घसीटी जाती है। तो ये जो पतली सी परत है जहाँ हवा का गाढ़ापन मायने रखता है, इसे बाउंड्री लेयर कहते हैं। और इस बाउंड्री लेयर में हवा का बहाव जैसा है उससे इस वस्तु की गति पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इस बाउंड्री लेयर में हवा का बहाव 2 तरीके का हो सकता है। एक तो ऐसा बहाव जो कि बहुत व्यवस्थित है, जिसमें हवा की परतें एक दूसरे के बगल में बिल्कुल सीधे बिना मिले हुए जा रही हैं, और दूसरा बहाव जो कि बहुत अस्त व्यस्त है, जहाँ हवा की परतें एक दूसरे में मिल रही हैं। पहले टाइप के व्यवस्थित बहाव को हम लैमिनार फ्लो कहते हैं और दूसरे टाइप के अस्त व्यस्त बहाव को टर्बुलेंट फ्लो। आपने इसे अपने दैनिक जीवन में आसपास कई बार देखा होगा, जैसे कि जब हम नल खोलते हैं तो जब नल कम खुला होता है तो पानी बहुत ही साफ, बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखता है। तो ये व्यवस्थित जो बहाव है इसे लैमिनार फ्लो कहते हैं। और जब आप पानी को तेज कर दें तो पानी झाग जैसा एक दूसरे में मिला हुआ आता है, इसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। लैमिनार फ्लो की खास बात यह होती है कि जैसे अगर हवा इधर से आ रही है और इस सतह पर हवा ऊपर को जाती है, तो अगर वो फ्लो लैमिनार है तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं चिपकेगा और पहले ही निकल जाएगा। लेकिन अगर बॉल की स्पीड तेज है या बॉल थोड़ी खुरदुरी है तो ये बहाव टर्बुलेंट हो जाता है और थोड़ा पीछे तक चिपकता है। तो लैमिनार फ्लो जल्दी हट जाता है और टर्बुलेंट फ्लो दूर तक चिपकता है। और इस कारण से टर्बुलेंट फ्लो का जो हवा का दबाव होता है वो लैमिनार फ्लो से कम होता है। तो अब इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक घुमावदार वस्तु के ऊपर धुआं डाला गया है और हवा दाईं साइड से आ रही है। तो लैमिनार फ्लो कैसे जल्दी अलग हो गया है और बहुत व्यवस्थित दिख रहा है, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो काफ़ी पीछे जाके छूटा है और काफ़ी अस्त व्यस्त सा दिख रहा है हमें। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं एक नई क्रिकेट बॉल के ऊपर हवा का बहाव। आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड हवा काफ़ी जल्दी अलग हो गई है और वो काफ़ी व्यवस्थित रूप से सेपरेट हुई है, और ऊपर की साइड सीम से टकराने के बाद हवा टर्बुलेंट हो गई है और वो काफ़ी दूर जाके बॉल से अलग हुई है। और यही क्रिकेट बॉल की सीम का एक बहुत अहम रोल आ जाता है कि जो लैमिनार फ्लो था हवा का वो सीम से टकराने के बाद टर्बुलेंट हो जाता है। और इस स्थिति में ऊपर की साइड टर्बुलेंट फ्लो है और नीचे की साइड लैमिनार फ्लो। तो ऊपर की साइड कम दबाव, नीचे की साइड ज़्यादा दबाव, और हवा का बल बॉल पे ऊपर की ओर लगेगा तो ये बॉल ऊपर की ओर स्विंग होगी, यानी कि सीम की दिशा में। और इसी को कन्वेंशनल स्विंग बोलते हैं, यानी कि ऐसी स्विंग जो सीम की दिशा में ही स्विंग हो रही हो। अब इसी बॉल को अगर हम और तेजी से फेंकना शुरू कर देंगे तो एक और दिलचस्प स्थिति आ जाएगी कि नीचे की साइड तो हमें टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा, लेकिन ऊपर की साइड अब हवा सीम पे पहुंचने से पहले ही टर्बुलेंट हो जाएगी और सीम से टकराने के बाद वो और ज़्यादा टर्बुलेंट हो जाती है और पहले छूट जाती है। तो अब स्थिति ठीक उल्टी हो जाती है
कि नीचे बिना सीम वाली साइड तो हवा पीछे जाके छूटती है, लेकिन ऊपर सीम वाली साइड पे हवा और जल्दी छूट जाती है। तो अब हवा का दबाव नीचे कम हो जाएगा और ऊपर ज़्यादा, और हवा का दबाव नीचे की ओर लगेगा बॉल पर, तो बॉल नीचे की ओर स्विंग करेगी, यानी सीम की उल्टी दिशा में, और इसी को रिवर्स स्विंग कहते हैं। तो ये भी एक मिथक है कि रिवर्स स्विंग केवल पुरानी बॉल से हो सकती है। नई बॉल को अगर बहुत स्पीड से फेंका जाए तो नई बॉल से भी रिवर्स स्विंग हो सकती है। रिवर्स स्विंग यानी सीम की उल्टी दिशा में। ज़्यादातर आपको दिखेगा कि जो बॉलर्स पुरानी बॉल से स्विंग कराते हैं वो पुरानी बॉल का भी जो चमकीला हिस्सा होता है उसे आगे की तरफ रखते हैं, और वो चमकीले साइड से ऊपर की तरफ स्विंग होती है। लेकिन विज्ञान तो ये कहता है कि अगर आप रफ साइड को आगे रखें तो आप और आसानी से रिवर्स स्विंग करा पाएंगे, क्योंकि टर्बुलेंस बनाने में स्पीड और रफ सरफेस काम में आता है। तो अगर सरफेस रफ है तो आप और कम स्पीड पे रिवर्स स्विंग करा पाएंगे, बजाय कि जब सरफेस स्मूथ है। तो यहाँ पर को आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि क्या आपकी रिवर्स स्विंग रफ साइड आगे रख के ज़्यादा आसानी से कम स्पीड पे हो पा रही है या स्मूथ साइड आगे रख के। विज्ञान तो कहता है कि रफ साइड आगे रखने से और ज़्यादा आपको आसानी होगी। एक और तरीके की स्विंग होती है जिसे अक्सर रिवर्स स्विंग से कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि ये भी पुरानी बॉल के साथ होती है, और इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट स्विंग, जो कि सीधी सीम के साथ की जाती है। कॉन्ट्रास्ट स्विंग तब होती है जब एक साइड तो काफ़ी चिकनी हो लेकिन दूसरी साइड बहुत ज़्यादा रफ हो गई हो, यानी दोनों सर्फेसेस के बीच काफ़ी कॉन्ट्रास्ट, काफ़ी फर्क हो। और इस टाइप की स्विंग में सीम का कोई रोल नहीं होता। जो कन्वेंशनल स्विंग थी और जो रिवर्स स्विंग थी, इन दोनों में उभरी हुई सीम का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि वो बाउंड्री लेयर का टर्बुलेंस बढ़ाती है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट स्विंग ऐसी बॉल से भी हो सकता है जिसकी सीम पूरी पिचकी हुई है या गायब हुई है, और इसको आप साबित कर सकते हैं और इसका एक खिलौना बना सकते हैं। अगर आप एक टेनिस बॉल लें और उसकी एक साइड इलेक्ट्रिकल टेप चिपका दें, तो ये साइड थोड़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई और ये साइड में जो इसके बाल हैं इससे काफ़ी रफ हो गई। अब अगर आप इसकी सीम सीधी रख के फेंकें तो यह बॉल भी स्विंग होती है। तो ये थी 3 तरीके की स्विंग। कन्वेंशनल स्विंग जो सीम की दिशा में होती है, रिवर्स स्विंग जो सीम की उल्टी दिशा में होती है और नई और पुरानी बॉल दोनों से हो सकती है, और कॉन्ट्रास्ट स्विंग जो सीधी सीम के साथ होती है और पुरानी बॉल के साथ अक्सर होती है। और तो आप ये दो मॉडल जरूर बनाएं, फोम बॉल का और कॉन्ट्रास्ट स्विंग का, और खूब मजे करें और इसके साथ विज्ञान भी सीखें। उम्मीद है कि आप में से ही कोई आगे चल के एक बहुत महान स्विंग बॉलर बनेगा या एक महान वैज्ञानिक बनेगा। धन्यवाद। आवाज़ बिल्कुल चली गई है, आवाज़ मैंने बढ़ा दी है, होपफुली अब आवाज़ आ रही होगी। सो आशुतोष भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग किस तरह से ये बॉल स्विंग होती है, किस तरह से। और ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा 24 तरीके के सिनेरियोज हैं जिसमें स्विंग होती है, और हमने आपको कुछ ही सिनेरियोज दिखाए। सीम किस दिशा में रहेगी, कौन सा सिरा खिंचा है, कौन सा नहीं खुड़ा है, और स्पीड कितनी है। तो ये चीजों को आप गुणा करके देखेंगे तो 24 तरीके की स्विंग आ जाती है। उसमें से कुछ सिनेरियोज कॉमन है, अलग अलग तरीके, इसका विज्ञान अलग है, लेकिन इन सब की विज्ञान क्या कहता है, इसके अंदर आर्ट भी जुड़ी हुई है, एंड दैट इज वेयर साइंस एंड आर्ट ऑल कम्स टुगेदर। हमसे बोले कि स्विंग करा ले तो हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हम स्विंग का स भी नहीं जानते हैं, और उस तरह से किसी और क्रिकेटर को बोले तो इसका विज्ञान समझा दें तो शायद वो विज्ञान का वह नहीं जानेंगे। लेकिन दोनों साथ मिल जाएं तो सोचिए, जैसे आशुतोष कह रहे थे कि आप लोगों में से ही शायद कुछ लोग जाकर इसके ऊपर रिसर्च करें और अच्छी तरह एक नई तरीके की बॉल को हिलाने की स्विंग देख लें, क्योंकि बहुत अलग अलग फैक्टर्स हैं बॉल को स्विंग कराने के लिए। बैक स्पिन, अभी अगर आप रिसर्च ही करना चाहें तो बड़ी बड़ी फ्लूइड डायनेमिक्स, आई मीन ऑफ कोर्स दिस होल द फील्ड इज फ्लूइड डायनेमिक्स। किस तरह से एक ऑब्जेक्ट हवा में तैरता है, फ्लोट करता है, अपनी दिशा बदलता है, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये आर्ट भी है,
जितना विज्ञान है उतना आर्ट है, इसीलिए बहुत सारे उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हम बॉल फेंकें तो उसकी, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, बॉल जब हिलती है तो उसकी जो स्पिन है लट्टू की तरह, वो उसकी स्टेबिलिटी प्रदान करती है। तो कला क्या है कि आप सीम इस तरह रखें लेकिन बॉल सीधी दिशा में जाए और साथ में स्पिन भी करती रहे ताकि वॉबल ना हो, जिस दिशा में सीम घूम रही है उसी दिशा में घूमे। So hopefully we were able to convince you of the fact that science and math and sports is just all of that coming together. Science and math and arts team कुछ लोग बोलते हैं, साथ में जब जुड़कर आएंगे तब हमारे विषय को देखने का नजर और नजरिया बदल जाएगा। तो अगली बार जब आप जैसे कह रहे थे वो बैलून शॉट देखें या कुछ देखें तो आपको पैराबोला दिखाई दे, आप जब स्विंग देखें तो आपको पता चल जाए कि अच्छा इसमें तो इस तरफ से लैमिनार फ्लो है और इस तरफ से टर्बुलेंट फ्लो है, जैसे आशुतोष भाई समझा रहे थे। सो विद दैट आई थिंक आई विल हैव, हाँ कुछ लोगों ने, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, कुछ लोगों ने उनका उत्तर भी बता दिया। वो हमारे एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये आर्यन जो हैं इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ये जो बॉलर हैं इनका नाम है पलवांकर बालू बोलते थे, बहुत पूरा 1910 और 20 के दशक के बॉलर हैं। पहली भारतीय टीम में उस समय में अलग तरीके की टीम होती थी, अंग्रेजों की टीम के साथ पारसी की टीम होती थी, हिंदुओं की टीम होती थी, अलग अलग मजहबों की अलग अलग टीम खेला करती थी, पहले ट्रायंगुलर फिर क्वाड्रेंगुलर फिर पेंटागुलर। और बालू जो थे सुपर बॉलर थे। उनके अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखना चाहें तो जब पहली बार जब वो खेलने गए तो कुछ स्टैटिस्टिक्स बड़ी रोचक और मजेदार हैं। अगर 1 मिनट में आप देखना चाहें तो ये उनकी स्टैटिस्टिक्स हैं। ये देखिए ये रहे बालू, ये 1911 का मैच है, जून 1911 का मैच है और 8 विकेट। और इसी तरह से दूसरे मैच की स्टैटिस्टिक्स हैं, इसमें 7 विकेट 83 रन, 18 ओवर फेंके, 1 मेडन, 83 रन, 7 विकेट। ये बालू थे जो खुद कप्तान नहीं बन पाए लेकिन सबसे सुंदर कहे जाते हैं उस समय के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, सुंदर बॉलिंग करी। सो आई होप यू एंजॉयड। आप सभी को ये अच्छा लगा, जुड़े रहिए 30 टाइम हर रविवार 4 से 5। होमवर्क करना मत भूलिए, बहुत ही सुंदर होमवर्क आपके लिए डाला हुआ है और आशा है आपने जिस तरह से सीजन 1 में उससे भी ज्यादा तादाद में आप लोग होमवर्क करेंगे। होमवर्क खोलकर देखिए, ऐसे होमवर्क हैं तो आपकी रात की नींद और दिन का चैन उड़ जाए और आप होमवर्क पे लगातार अनवरत लगे रहिए, होमवर्क करके जमा करिए। अगर आप लोग होमवर्क अपने जमा करेंगे, 10 होमवर्क जमा करेंगे इस पूरे सीजन में, तो हम आपको फिर से सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे IIT गांधीनगर और CCL और ISRPL की तरफ से। सो विद दैट इस साल के अंत में टॉय फेयर भी होना चाह रहा है और मैं आपको जैसे कह रहा था कि टॉय फेयर की एक छोटी सी वीडियो, एक छोटी सी झलकी दिखाऊंगा, जाते जाते टॉय फेयर की वीडियो दिखाऊंगा और अंत में जैसे मैं कह रहा था कि T20 जो मैं आपको हर एपिसोड में एक खिलौना दिखाएंगे, वो खिलौना आपके पास है, मेरा भारत महान। जब हमारे सारे राज्य साथ में नहीं रहते हैं, अलग अलग होते हैं, तो देखिए नक्शा किस तरह से बिगड़ जाता है। और उसी तरह से अगर हम पीछे घुमाते रहे तो एक पूरे रोटेशन के बाद ये भारत का नक्शा वापस से, जब हम लोग एक साथ बात करते रहे तो पूरा नक्शा एक साथ हो जाता है। और बनाने के लिए देखिए पीछे क्या करा है, सब नक्शों के भागों में एक एक गियर लगा दिए, सब बराबर गियर लगा दिए और घुमाते हैं तो नक्शा गड़बड़ हो जाता है। और जब पूरा घुमा देते हैं तो नक्शा वापस पूरा व्यवस्थित हो जाता है। जब हम लोग आपस में बिल्कुल ठीक से बात करेंगे तो बिल्कुल भारत का नक्शा बढ़िया चमकता रहेगा। और इसी में अगर आप कल्पना करिए कि आपने कुछ गियर 3 के और कुछ 5 के लगा दिए तो एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम के हिसाब के बाद 15 रोटेशन के बाद ये भारत का नक्शा व्यवस्थित होगा। इस तरह के खिलौने अगर आपको ऑर्डर करने हो तो मैं आपको वेबसाइट पर भी ले जाता हूँ, वहां पर जाकर आप हमारे खिलौने अगर चाहें तो कर सकते हैं ऑर्डर। ये सारे यहाँ पर सारे एपिसोड्स हैं, यहाँ पर होमवर्क्स हैं, यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। ये फीडबैक है, ये दूसरी वेबसाइट है, ये हमारा ईमेल है, ज़्यादातर लोगों को पता चल गया होगा। ये यूट्यूब का चैनल है, ये फेसबुक है, ये ccl.iitgn.ac.in/order। यहाँ पर जाकर आपको जो खिलौने पसंद आए वो कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है। तो होमवर्क ज़रूर जमा करिए और अंत में जाते जाते मैं आपको वो टॉय फेयर, नेशनल टॉय फेयर का वो एड दिखाने की कोशिश करूंगा। सुंदर एड है, सुंदर खिलौना है, ये वाला खिलौना है, उसकी कहानी बड़ी मजेदार है। टॉय फेयर होने वाला है, सभी लोग भाग लीजिए और स्टेम 3030 में जुड़ना मत भूलिए। विद दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। होप नेक्स्ट टाइम यू सी अ छक्का, यू कैन कॉल इट अ पैराबोला। नमस्ते। ये कहानी है 2017 की गर्मियों की। अप इट अप पजल, 8 क्यूब, बीच में खाली जगह और नीचे के पार्ट को ऊपर लाना है और शर्त ये है कैन नॉट स्लाइड, ओनली रोल।
एक और स्टूडेंट ने जहां इसे प्रोग्राम लिख के सोल्व किया, वहीं गार्ड ड्यूटी करते करते 27 साल के बीरेन भाई ने 15 दिन की अटूट मेहनत से इसको हाथों से सोल्व किया। और 8 साल के मुकुंद ने तो स्कूल के बाद अपने साइज के ब्लॉक को चढ़ चढ़ के हिलाया, पर सोल्व जरूर किया। तो भैया ऐसे खिलौने हो जो सबके साथ फिट हो और सब जगह हिट हो, और दिमाग की कसरत के साथ साथ क्रिएटिविटी बिल्कुल फ्री।